अधिकारी नहीं होता तब तक कर्मचारी की बात को कोई सुनता नहीं है। प्रोत्साहन नहीं, होली का भी बंट गया, दिवाली का बंट गया, हमको नहीं दिया गया। बस तू तो जाइएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज आलम। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में। जैसा कि आप सभी लोग बखूबी जानते भी हैं कि आज एक दिवसीय उपवास रखा गया था एम्प्लॉइज़ यूनियन के ज़्यादा। उपवास रखने में जो मांगे की गई थी कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक दिवसीय उपवास को आगे भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं से खबर ये भी मिल रही है कि शायद उपवास खत्म होते होते समस्या का समाधान हो जाए। तो इसी के साथ आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, बाकायदा बैनर पर लिखा भी गया है, जो कर्मचारी एम्प्लॉइज यूनियन का बैनर भी लगा हुआ है, एक दिवसीय उपवास भी है। यहाँ पर एम्प्लॉइज यूनियन के वरिष्ठ नेता अगर हम कहें रामजी त्रिपाठी, जो अन्य नेता कहें श्रमिक नेता जसवंत सिंह, उनके साथ अन्य जो क्षेत्र के नेता लोग हैं जो रोडवेज में होते हैं वो लोग मौजूद हैं। अब इन सभी तमाम कर्मचारियों की आम समस्याएं क्या है? अब सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि एक दिवसीय उपवास रखना पड़ गया। इसी एक दिवसीय उपवास पर जो समस्या आई, इसको लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो संविदा के हैं, और संविदा एक ऐसा शब्द है जो ना तो जीने देता है और ना तो आदमी को मरने देता है। स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं कम शब्दों में, कि धीरे धीरे कम शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि छोटी सी आमदनी और घर का परिवार का खर्चा जो है वो अधिक है। तो इसी चीज़ को कैसे वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, कह सकते हैं कि इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए कुछ कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पर संविदा के मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है और कहाँ से। भैया सबसे पहले शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार सिंह है। कहाँ से हैं? मैं कासगंज डिपो अलीगढ़ क्षेत्र से हूँ। अच्छा, तो कैसे आना हुआ, आप आज यहाँ पर आए हैं? मैं एक दिवसीय इसमें हड़ताल में आए थे, भूख हड़ताल में। और समस्या क्या, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है। महीना जुलाई का चल रहा है, जनवरी माह में हम लोगों के आइडेंटिटी कार्ड के पैसे वेतन से काट लिए गए और अब तक मतलब 6 महीने हो चुके हैं, अब तक आइडेंटिटी कार्ड निर्गत नहीं कराया गया। रोड पे चलते हैं, कोई कितना पैसा काटा गया भाई साहब? 25 रुपए पर कार्ड के हिसाब से जो भी कर्मचारी हैं सबके काटे गए। अब तक आइडेंटिटी कार्ड निर्गत नहीं कराया गया। 6 महीने हो चुके हैं। दिसंबर 1 साल के लिए आइडेंटिटी कार्ड की वैधता होती है, 6 महीने ऐसे ही निकल गए हैं। रोज विवाद चल रहे हैं। कंडक्टर कोई अपरिचित होता है तो आइडेंटिटी कार्ड मांगता है, फिर कहता है कि भैया इसकी तो वैधता निकल चुकी है। और कल भी ऐसे ही विवाद हुआ है, उसका भी टिकट बनाया गया बाद में। तो काम भी कर रहे हैं और 6-6 महीने ऐसे बगैर आइडेंटिटी कार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कोई मतलब सुनने को राजी नहीं है। डिपो इस तरह आपका सही संचालित हो रहा, वहाँ के आरएम फोरमैन क्या समस्या है? डिपो स्तर की बात यह है कि हमारे यहाँ 3 ऐसे स्टेशन प्रभारी हैं। किसी के पास कोई समस्या लेके जाओ तो वो कहते हैं ये हमारी नहीं, ये हमारे हक में नहीं आता, ये हमारे हक में नहीं आता। हमारे यहाँ कोई ARM पद पे है ही नहीं। ARM साहब कोई दूसरे डिपो के हेठा के हैं, उन पर चार्ज दे दिया गया है। वो अपने 15 दिन 1-1 महीना गुजर जाता है, डिपो में नहीं बैठते हैं आके। तो हम लोग समस्या लेके इधर उधर भटकते ही रहते हैं, अन्यथा इसके अलावा कोई उसका समाधान नहीं है। अच्छा, रोडवेज की बसें कैसी हैं अलीगढ़ की, आपने बता ही दिया है तो। बसें तो फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश की सही हैं। बसें तो बसों में कोई दिक्कत नहीं है। बरसात का मौसम भी है। हाँ, बरसात में कुछ ऐसा भी है, बसें टपकती भी हैं। अलीगढ़ की बसें तो नहीं टपक रही? टपक रही हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि मैंने सामान मंगाया है, सुधार कर भी रहे हैं। तार को लगा के काम चलाया जा रहा है। भैया काम तो रोडवेज के हिसाब से चल रहा है। कह रहे हैं आज मिस्त्री छुट्टी पे है तो कल वो फलाने छुट्टी पे हैं, ये सिस्टम चल रहा है उनका। लेकिन मेन रूप से समस्या ये है कि देखो, जब तक डिपो में मेन अधिकारी नहीं होता तब तक कर्मचारी की बात को कोई सुनता नहीं है। फिलहाल मेरे यहाँ 3 इंचार्ज हैं, एक दूसरे पे बात टालते हैं कि ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरे हक में नहीं है। मतलब कोई भी कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं, मतलब बात समस्या सुनने को राजी नहीं है। एक दूसरे पे डालते हैं। लॉस करने में सबसे आगे। क्या कह रहे भैया, आप कह रहे हैं? लॉस करने में आगे हैं सबसे। अच्छा, काट देंगे, हाल क्या कोई बात होगी तो। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए जैसे आपकी जो समस्या आती है उसका त्वरित यानी जल्दी समाधान हो जाए? हमारे यहाँ अधिकारी आना चाहिए यार। जो ARM है वो
वो तो है नहीं हमारे कोई यार। आखिर आप क्या कोई यारम नहीं है हमारे कासगंज डिपो में, कोई ऐसा यार। आप कासगंज से हैं? जी, कासगंज डिपो से क्या चालक। स्थिति है कासगंज की, बताइए भैया। स्थिति बहुत ही खराब है, भ्रष्टाचार चल रहा है। कैसा भ्रष्टाचार में क्या किसी का पैसा काटना, ड्यूटी पे नहीं लेना या नहीं भेजना, या गाड़ियां नहीं मिल पा रही है किसी को, घर वापस चला जाता है, फिर उसकी कटौती भी करते हैं कि गाड़ी आवंटन है आपके नाम से, वो क्यों नहीं भेजी। अच्छा, वहाँ पर प्रतिदिन जब बैठते हैं कोई अटेंडेंस लगवाई जाती है? अटेंडेंस कोई नहीं लगाता है, जब गाड़ी आप चला के आएंगे तभी अटेंडेंस लगेगी आपकी। अच्छा। उसके बाद में अब्सेंट लगाई जाएगी। अच्छा, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, क्या ड्यूटी के नाम पर पैसे से तो नहीं ऐसे वसूल? तो कोई नहीं मांगता, लेकिन नजरिया तो वही है, अलॉटमेंट वगैरह ऐसा होता है तो अलॉटमेंट हो, उसमें दो पैसे। कितना एक गाड़ी चालक और परिचालक से मिलाकर कितना एवरेज क्या होगा, कितना पैसा मांगा जाता है? लगभग अब ऐसे मान लो 8,000 9,000 एक गाड़ी से? और क्या, मतलब मनमाना रूट गाड़ी चाहिए तो 8-10 हजार रुपए दे रहे हैं। 20,000 तक हमारे यहाँ तो हाँ। गाड़ी 20,000 कहाँ चल रहा है? किस रीजन में डिपो की बात होगी? लगभग कासगंज की, कासगंज में, अलीगढ़ रीजन। मतलब अलीगढ़ रीजन में ये खेल चल रहा है कि एक गाड़ी का लगभग 20,000 रुपया। ये तो है नहीं मालूम है हमें जानकारी। आप कहाँ से भैया? कासगंज डिपो से हैं। क्या ऐसी स्थिति वास्तव में आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सामने आ चुकी है कि ड्यूटी आप एक तो संविदा की बेसिक तनख्वाह, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप नियमित चालक हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि एक संविदा की नौकरी की तनख्वाह लगभग कितनी होती है? किलोमीटर के हिसाब से है, फिर भी लगभग कितना जाता है? 2 रुपए 15 पैसे पर किलोमीटर। 10-15 हजार मिलती होगी। 10-15 हजार में अगर चालक परिचालक, मगर संविदा चालक परिचालक हैं वो सुबह से आ जाते हैं, बैठे रहते हैं। कुछ चालक परिचालकों को शाम तक ड्यूटी नहीं मिलती और उनकी प्रेजेंट भी नहीं कहीं दी जाती है। ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें उनकी उपस्थिति दर्ज हो और वो घर लौट जाते हैं, अपना घर से पराठे ला के खा के चले जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलती। कुछ पुरानी गाड़ियां हैं, गाड़ी ना मिलने की वजह से घर चले जाते हैं और प्रेजेंट भी नहीं लगती है, और जब 2 4 5 6 एब्सेंट हो जाती हैं फिर उनको उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाता है, वहां पर पैसे लेकर के ड्यूटी पे लिया जाता है। अच्छा, ये गाड़ी ना मिलने के पीछे कारण क्या है? गाड़ी न मिलने के पीछे कारण ये है कि जो कर्मचारी पहले आ गए, या जिनकी परमानेंट गाड़ी है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो परमानेंट नहीं है तो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक वो परमानेंट वाला नहीं आ जाएगा, और परमानेंट वाला लेट आ रहा है तब भी उसको बैठाए रखेंगे, गाड़ी नहीं दी जाएगी उसको। गाड़ियां हैं हमारे पास, नई गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ी है, उनमें काम नहीं हो रहा है, पार्ट्स का अभाव चल रहा है। जो पैसा 3 पैसा 4 पैसा मद का पैसा आता है वर्कशॉप में, 50,000 रुपये आता है पर महीना, मगर वो स्टोर कीपर और फोरमैन मिले के पैसे को खा रहे हैं। जो लोकल परचेज के लिए आता है, जब निगम से परचेज मतलब निगम से पार्ट्स नहीं आते हैं तो वो मतलब मार्केट से लोकल परचेज करके और पार्ट्स मंगाए जाते हैं। अच्छा। मगर वो नहीं मंगाते, पैसा खा जाते हैं सब मिल करके। अच्छा, अब तो बारिश का मौसम आ गया है, वाइपर अधिकतर गाड़ियों का खराब रहते हैं, किसी की लाइटें खराब होती है, जब बारिश आती है गाड़ी वाइपर खराब हो जाता है, चालक अपने पैसे से वाइपर मंगाता है, कोई पार्ट्स छोटा मोटा होता है, विभाग में होगा तब भी स्टोर कीपर नहीं देगा, और देगा तो पैसे लेके देगा। चालक परिचालक शीशा फूट जाए, चालक जिम्मेदार है, वाइपर नहीं है, वाइपर सही कराएगा। गाड़ी में साफ सफाई नहीं होती है, मैंने चालक परिचालकों को देखा है वहाँ पर गाड़ियों में कपड़ा मारते हुए सफाई करते हुए देखा है, अपने आप सफाई कर रहे हैं चालक परिचालक, और छोटे मोटे पार्ट्स खुद खरीद करके लगाते हैं गाड़ियों में, और गाड़ी को नहीं लगाते तो गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है, तुम्हारी लगातार एब्सेंट लगेगी तो फिर लगातार तुम्हारी रिपोर्ट होगी तो तुमको रूट ऑफ कर दिया जाएगा। तो बाद में जब ड्यूटी पर आओगे तो पैसे दोगे, नहीं दोगे तो उच्च अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। उच्च अधिकारी भी मतलब तुमको फ्री में नहीं मतलब ड्यूटी पे एब्सेंट दिखा दीजिएगा, संविदा समाप्त की धमकी दी जाएगी, तुम्हारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी, तो वो डर की वजह से पैसा देने की कोशिश करता है और पैसा देकर ही ड्यूटी पे आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि पहले उसको प्रताड़ित किया जाता है, फिर धीरे धीरे जब प्रताड़ित होकर 2 ड्यूटी 4 ड्यूटी पर कंडक्टर या ड्राइवर नहीं आ पाता है, जिसके बाद उसका एक मैटर बना दिया जाता है जो लॉन्ग एब्सेंटी में आता है, उसके बाद संविदा समाप्त करने की धमकी दी जाती है। तो मजबूरी में कर्मचारी संविदा की नौकरी बचाने के लिए उल्टा अधिकारियों को ये पैसे देते हैं, जिससे ये भ्रष्टाचार की जो चेन है ये लगातार चल रही है। इसी के साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में
हमारे साथ एम्प्लॉयज यूनियन के जो कह सकते हैं रहनुमा रामजी त्रिपाठी मौजूद हैं। और जिस तरीके से आपने बखूबी देखा, लगातार खबरें भी प्रकाशित की जा रही हैं और जिस तरीके से शोषण के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको लेकर जो 1 दिवसीय आमरण अनशन किया गया, जिसके उपरांत 1 दिवसीय उपवास किया गया, उसके बाद आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रामजी त्रिपाठी जी और इनसे जानते हैं कि जो आपकी अभी बात हुई अधिकारियों से, क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकला, क्या ये लगातार मुहिम जारी रहेगी? देखिए, जसवंत सिंह हमारे प्रदेश के संयोजक हैं और प्रारंभ से ही बड़ी बहादुरी के साथ में रोडवेज के बहादुर कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे हैं। इनके मन में बड़ी पीड़ा थी भ्रष्टाचार के संबंध में, तो उन्होंने उपवास करके ये संकेत दिया है कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। हम आमरण अनशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ से सूचना आई, मेरे पास पत्र आया कि जसवंत सिंह आमरण अनशन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आज पहले हम जसवंत सिंह जी को बता दें कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई वर्तमान में एक धर्म युद्ध है। ये इसमें केवल एकमात्र एक दिन तुम्हारे उपवास करने से नहीं बनेगा, पूरा प्रदेश जबरदस्त खाएगा और जबरदस्त शरीर बनाएगा और धर्म युद्ध को लड़ेगा इनसे। इसलिए भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ना है तो पेट भर के लड़ना पड़ेगा, खाली पेट नहीं लड़ सकते हम लोग। इसलिए आज मैंने इनको मना लिया और इन्होंने जो आमरण अनशन करने जाए थे उसको रोक दिया। लेकिन जो युद्ध हमारा है, आज युद्ध का श्रेयस हुआ। अपर प्रबंध निदेशक से भी बैठक करके आ रहा हूँ इसी संबंध में और बड़े विस्तार से उन्होंने इसको हमसे वचन दिया है। सीनियर IAS हैं, उन्होंने कहा है कि त्रिपाठी जी आप विश्वास करें मुझ पर कि मैं जो भी आप हमें शिकायत देंगे उसको मैं तह तक जा करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई मैं करूँगा। तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि चूँकि ये लोग जो बाहर जो कारपोरेशन से हट करके हैं और कारपोरेशन के जिम्मेदार बन के आए हैं, शासन ने इनको अपना जो नुमाइंदा बनाया है और उन्होंने इस तरीके से अपना डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी ने जो कहा है निदेशक ने कि मैं भ्रष्टाचार की आपकी जितनी शिकायतें हैं इस पर मैं पूर्णतया संज्ञान लूंगा और इस पर कटिबद्ध होकर के इसका फैसला दूंगा। प्राइवेट कंपनियों की जिस तरीके से चल रही है, प्राइवेट कंपनियों की डकैती नहीं, केवल एक प्राइवेट कंपनी डकैती नहीं चल रही है, इस परिवहन निगम को लूटने के लिए संकल्प ले चुके लोग। इसलिए रामजी त्रिपाठी को तो जीवन भर 38 साल से मैं निर्विरोध प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, जिंदगी भर शासन से लड़ाई होती रही। इन बेईमान जब शासन तक पहुंच जाते थे तब भी बेईमानी करते थे, आज वही स्थिति हो रही है। यदि कहीं भी गड़बड़ी होती गई तो मैं इस लड़ाई को यहाँ से विराम नहीं करूंगा, इसमें कामा लगाया है, विराम नहीं किया है। इसलिए धर्म युद्ध है, ये मेरी जीवन की अंतिम सांस तक चलेगा और चलता रहेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ श्रमिक नेता जसवंत सिंह मौजूद है, जिन्होंने कहा था कि 1 दिवसीय उपवास है और उपवास को लेकर कैसे क्या आपका प्रोग्राम चल रहा है, बताइए कुछ। देखिए, उपवास तो जो था वो भगवान की प्रार्थना के साथ साथ इस निगम मुख्यालय के मंदिर पर इसलिए था कि वो जो तमाम भ्रष्टाचारी इस परिवहन निगम को घुन से भी ज्यादा लूट रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के जितना बड़ा जमावड़ा हो गया है कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और जो विचार भ्रष्टाचार नहीं करता है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको गिरा लेते हैं। अभी मैंने बात कही थी MD साहब से, अभी जब हमारी मुलाकात हुई उसमें मैंने कहा था कि ये जो 19 डिपो वर्कशॉप में ये ठेकेदार लिए हैं, जिसमें 2 डिपो मिस्टर रहमान जो यहाँ परिवहन निगम के GM थे, जिनको ये RM साहब कहता है, RM साहब कहता है, उससे आप क्या काम लेंगे? 29 गाड़ियां 28 गाड़ियां खड़ी है। किस लिए इनको ठेका दिया गया था? ठेका इसलिए दिया गया था कि 100% बसों का संचालन होगा और अगर हमें पुरानी और खटारा गड़े गाड़ियां खड़ी करके मेंटेनेंस ही नहीं कराना था तो नई गाड़ियां चलाने के लिए तो कोई भी चलवा लेगा, तो इनको ठेका दिया क्यों गया? मैंने उस बात बताई है। आज जो मेरा उपवास का कार्यक्रम था, प्रांतीय अध्यक्ष रामजी त्रिपाठी आए थे, प्रदेश के लोग आए थे और उन्होंने चूंकि GMIR की चिट्ठी गई थी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कार्रवाई हम जो आगे आमरण अनशन है, अगर ऐसी कार्रवाई होएगी तो ठीक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस समय निगम संकट से गुजर रहा है, तो उन आए थे। आज हमने उसकी बात पे, चूंकि ये कार्यक्रम तो यहाँ खत्म किया है, लेकिन उपवास तो मेरी आस्था से, मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं आज उपवास तो पूरा दिन रहूंगा ही
लेकिन अगले आंदोलन के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। तो उस अगले आंदोलन को हम लोगों ने अध्यक्ष जी की अनुमति से स्थगित कर दिया है। आगे आंदोलन की नोटिस पुनः जाएगी और पुनः उसको घोषित किया जाएगा। जब अपर प्रबंध निदेशक ने क्या आश्वस्त किया आप? अपर प्रबंध निदेशक ने हमारे सारे बिंदुओं को देखा और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं पे ये भ्रष्टाचार है। मैंने उसके अंदर एक ही बात कही है कि एक ऐसा नंबर दीजिए निगम मुख्यालय का, उस नंबर पे लोग शिकायत करें, लेकिन उस नंबर की ये गारंटी हो कि शिकायत करने के 5 मिनट पे उसके ARM, RM, TI, TS, फोरमैन को ये सूचना ना मिल जाए कि तुम्हारी शिकायत है, वरना वो शिकायत का उपचार होने से पहले ही मार दिया जाएगा, उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी, उसको जो है बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ऐसा जिस दिन ये गोपनीय नंबर मिलेगा उस दिन इस परिवहन निगम के भ्रष्टाचारियों की कलई खुलेगी और इनका काम होगा। परिवहन निगम में बहुत स्कोप है। परिवहन निगम को तो चारों मेर से लूट रहे हैं, तो उस लूट को बचाने के लिए हम कर्मचारियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही मैं अपने कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, खास तौर से संविदा के, जो मैं तो कहता ही हूँ, वो कहते हैं हम लुटे हैं, हम पिटे हैं, हमको गाली दिया जाता है, हमें सामान नहीं मिलता। अभी कहीं सुन रहा था कि ARM कह रहे थे तुम सब चोर हो, तो चाहे इनको और भी कुछ कह दोगे तो क्या तब भी ये खड़ा होंगे? मतलब ऐसा कौन सा शब्द इनको अधिकारी जलील करने के लिए कह दे कि ये अपनी मांगों के लिए, अपने हितों के लिए, मेरे लिए नहीं, संगठन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए खड़े होने के लिए कब तैयार होंगे? वो क्या करें कि इन कर्मचारियों को इनके जीवन सुधारने के लिए, इनका परिवार के सम्मान बढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या कर दूं तो ये खड़े हो जाएं? नहीं आती है शर्म? कोई बात नहीं, मैं जब तक हूं, 65 हो गई है, 75 हो जाए, 85 हो जाए, जब तक लड़ लूंगा। लेकिन ध्यान रख लो कि ये नस्लें अगर इस तरीके से बना रहे हो तो बिना लड़ाई के कोई हक आज तक मिला नहीं। सबसे अहम सवाल ये है कि जो अपनी हक के लिए लड़ता है या अपनी समस्या को रखता है, उन्हीं कर्मचारियों को आज संविदा समाप्ति की धमकी संबंधित अधिकारियों द्वारा दी जाती है। देखिए, ये सब बातें बेमानी है। 33-34 साल की नौकरी हो गई, 33 साल से मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेके आज तक हूँ। मुझे 3300 इंक्रीमेंट मिले और मेरा रिकॉर्ड निकाल ले इस परिवहन निगम में। जिस अधिकारी ने मेरे कर्मचारियों के साथ ज्यादती की हो, चाहे ARM रहा हो, चाहे RM रहा हो, चाहे MD रहा हो, चाहे शासन में कोई मंत्री रहा हो, मैंने उसके ऊपर मुखर आवाज उठाई है और कार्रवाइयां और आंदोलन किए हैं। लेकिन अगर स्वतः ही डरे बैठे हो, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मार देगा, तुम मार देगा, एक ARM गलत के तरीके से तुम्हें निकाल देगा, और तुम कर्मचारी कितने हो इस डिपो के अंदर? तुम्हारी एक अकेले की MD साहब सुन लेंगे, तुम 500 आदमी की MD साहब नहीं सुनेंगे। तो जब कहना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, लड़ना नहीं चाहते हो, जलालत सहते हो, मुझे कोई कहने का हक नहीं है कि आप लोगों को मैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग करूं। लेकिन मैं आपके लिए लड़ता हूं, मुझे दर्द होता है आप लोगों की कायरता पे, आप लोगों के मक्कारी से कि आप अपने लिए नहीं खड़े होते, अपने परिवार के लिए होते। बस इतना ही करूंगा कि भगवान तुम्हें आज मेरे उपवास में भी सद्बुद्धि दे कि तुम्हें शर्म आने लगे, अपने हकों के लिए लड़ने के लिए आप आगे आए। ठीक है जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ जैसा कि आपने देखा कि जसवंत सिंह जो वरिष्ठ श्रमिक नेता हैं, जिन्होंने काफ़ी अपना वक्त दिया है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में, लगातार ऐसे ही सवाल अगर उठते रहे तो वो आला अधिकारी उनको हर हाल में इस चीज़ पर मंथन करना पड़ेगा कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तो राजधानी लखनऊ के अवध डिपो में हम मौजूद हैं, जो कि अगर हम कह सकते हैं कि चंद कदम की दूरी पर परिवहन निगम मुख्यालय है और सिर्फ महज एक दीवार का फर्क है। यानी दीवार के उधर उत्तर प्रदेश, यानी प्रदेश का वो मुख्यालय, और प्रदेश के जस्ट दीवार के इस तरफ अवध डिपो। तो अवध डिपो की वो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि लगातार काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब आरोप लगते हैं, यानी साक्ष्यों के आधार पर जब मामले को उछाला जाता है या समाचार पत्रों में जब इस खबर को प्रकाशित किया जाता है, तो संबंधित
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सत्यनारायण के द्वारा समाचार पत्रों पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाता है। इस रियलिटी चेक में हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि अवध डिपो में कितनी बसें खड़ी हैं। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, खबर ज्यादा देर तक चलेगी। तो दूसरी तरफ आप सबसे पहले गिन लीजिए, ये जो मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अवध डिपो में काम करने के लिए यानी जो बसें खड़ी हुई, इनमें से हम स्पष्ट एक बात सबसे पहले आपको ये भी कर देते हैं कि इनमें से सारी बसें ऐसी नहीं है जो चलने योग्य है, यानी कुछ बसें ऐसी भी हैं जो कार्यशाला है, वो काम भी हो रहा है। ये एकदम नंबर 1 की बात है। दूसरी बात है कि ऐसी कई बसें हैं, आप पीछे देख लीजिए, ये लगभग 15 बसें यहीं पर खड़ी हैं, लगभग 15 बसें इधर खड़ी हैं। बाकी आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, अगर हम बसों की काउंटिंग करेंगे तो करीब यहाँ पर वर्तमान समय में करीब 30-35 बसें तो होंगी। और भी लोग आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अवध डिपो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देख लीजिए, एक्सीडेंटल बस देख लीजिए, एक्सीडेंट क्यों होता है? हालांकि हादसा किसी चीज का सोच समझ के कभी नहीं होता, लेकिन बहुत ही अहम बातें हैं। यहाँ पर कार्य हो रहा, मैकेनिक भी हैं और यहाँ पर यूनिफॉर्म से लग रहे हैं शायद चालक हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह, ड्यूटी करने आए? हाँ, ड्यूटी करने आए थे। गाड़ी खराब है इसलिए नहीं गए। गाड़ी खराब है? कब से, कैसे पता चला गाड़ी खराब है? गाड़ी चू रही है, पूरी चू रही है? आपके यार अब तो कह रहे थे हमारे डिपो में कोई गाड़ी चूती नहीं है। पूरी चू रही, उधर काम हो रहा अच्छा, किस मार्ग पर चलती है चूने वाली गाड़ी? गाड़ी नंबर क्या है? 5748 गोरखपुर चलती। अच्छा, तो कहाँ से आना हुआ? घर कहाँ है आपका? हैदरगढ़। हैदरगढ़, यानी 70 किलोमीटर दूर से आए हैं और गाड़ी नहीं मिली, फिर तो वापस घर जाएंगे। अच्छा, फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, आने जाने में समय बर्बाद हुआ और आप पूरे दिन यहाँ बैठे रहे, इसके लिए कोई हाजिरी मिल रही है आपको? हाजिरी क्या, साइन करा लिए, कह रहे हैं कि हाजिरी मिलेगी, पता नहीं मिलेगी ना मिले। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो जैसा कि देख लिया आपने, हैदरगढ़ की अगर हम बात करें तो हैदरगढ़ करीब यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी है। 70 किलोमीटर सफर करने के बाद एक चालक आता है, उसके बाद यहाँ पूरे दिन बैठता है, उसके बाद अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो मायूस होकर अपने घर चला जाता है। तो लगातार ये कुछ ऐसी असामंजस्य वाली चीजें हैं। अब फिर से देख लीजिए, अवध डिपो की गाड़ी खड़ी हुई है प्रयागराज, मथुरा, दिल्ली, देवरिया, गोरखपुर, और ये पिंक सेवा कभी चलाई गई थी, काफी स्वर्णिम रहा इतिहास पिंक सेवा का। आज ये पिंक सेवा ऐसी है कि आपको मार्ग पर दिखाई नहीं देंगी दूर दूर तक। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बड़े बड़े दावे तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दावे वो सही हो सकते थे, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही से, पूर्ण तरीके से मेंटेनेंस ना होना, समय से सारी चीजों को जो कुल पुर्जे होते हैं वो उपलब्ध ना कराना, धीरे धीरे सारी चीजें सड़ती हुई नजर आ रही हैं। आज कभी समान जमाने में कहा गया था कि अवध डिपो, परिवहन निगम में अवध डिपो लखनऊ की शान है, लखनऊ की शान हुआ करता था। आज अवध डिपो सड़ता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित मुख्यालय के अधिकारी हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि सारी चीजें हैं और सारी चीजें सही सलामत हो रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन निम्न अधिकारी जो एआरएम्स हैं वो उनके आदेशों को दरकिनार करते हैं। कागजी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कागज में स्पष्टीकरण बहुत अच्छा दे देते हैं। अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें, आला अधिकारी कोई आ जाए तो 2 मिनट में सब साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद जस का तस हो जाता है। लगातार आप ये भी देख लीजिए। अब आपको सबसे पहले एक और चीज हम दिखाएंगे, ये मैकेनिक कुछ बैठे हुए हैं, तो हालांकि काम भी हो रहा है, कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं कई दिनों से। भैया क्या नाम है आपका? सुशील कुमार यादव। अच्छा सुशील भैया, ये बताओ, गाड़ियां ये डिपो में खराब वाली कब से खड़ी है? ये तो सर देखो, रोज की रोज तो नहीं बन पाती होंगी। हाँ, लेकिन रोज भी 1-2 खड़ी भी रहती है। अच्छा, काका डिफेक्ट आवत है माँ? एसी का ज्यादातर आता है। एसी जी। अच्छा, गाड़ियां टपक भी रही है का? हाँ, गाड़ियाँ टपक भी रही है? हाँ, टपक रही। हाँ। यार हम तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे करे, नहीं गाड़ियां एक नहीं टपक, देखने चमाचम गाड़ियां हैं। नहीं, काम हो रहा है फिलहाल। 2-4 गाड़ियाँ हैं जो टपक रही है। अच्छा, एसी वाली भी आती है? एसी में कैसे क्या डिफेक्ट है? एसी वाली डिफेक्ट वाली कितनी गाड़ियां हैं? एसी डिफेक्ट की सर एसी वाले बता पाएंगे। अच्छा, ये बताओ, एक दिन में लगभग हम आंकड़ा लेकर चले तो लगभग कितनी गाड़ियां एक दिन में खड़ी रहती हैं जो जा ही नहीं पाती? डिपो में तो आप रहते हो, आज मान लो 50 खड़ी हैं, कल 40 होंगी, कल 30 होंगी, तो ऐसे लगभग एक दिन में कितनी कितनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं? कुछ सर ऐसा है कि क्रू भी नहीं होता है, तब भी खड़ी रहती है। अच्छा। हाँ, तो खराब भी रहती है? हाँ, खराब भी रहती है। अच्छा, तो कुल मिला के समय से मेंटेनेंस हो नहीं रहा? नहीं, काम तो हो रहा है सर। काम हो रहा तो फिर निकल जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हमको लग रहा सब झोले झोला है इसमें। गड़बड़ है क्या? नहीं सर, ये हमने बता भाई। हाँ, आप छोटे से कर्मचारी तो मैकेनिक भैया हैं, हालांकि खुल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भैया नौकरी ये भी करते हैं, तो सीधी सी बात है, नौकरी 4 पैसे कमाने के लिए इनको भी आना। तो पीछे भी आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, गाड़ियां खड़ी हैं, जुगाड़ से काम भी चल रहा होगा।
तो और भी तमाम तरीके की चीजें हैं जो अवध डिपो में है। अवध डिपो की नजारा एक बार हम फिर से कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर से पूरा दिखाएं कि अवध डिपो में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। कैमरे में कैच कर ले। तो ये वो तस्वीरें हम आपको अवध डिपो की दिखा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं। लखनऊ की शान अवध डिपो आज सड़ता हुआ रेंगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारी अपनी गलती को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर हमारे सामने अवध डिपो की गाड़ी खड़ी है, तो डीजल भराने चाहिए। तो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए जुगाड़ से कैसे काम चलता है। जुगाड़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, यानी पाता अनुकूलित जनरत सेवा जो कभी आई थी, जो काफी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था कि यात्रियों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, 1 रुपया अगर कम हो जाए तो आज आपको टिकट नहीं मिलेगी। जुगाड़ से काम चल रहा है। ये देख लीजिए, कांच है, ये कांच सॉरी प्लास्टिक, ये देख लीजिए नीचे बॉडी है, ये कांच होना चाहिए था, ये जुगाड़ से काम चल रहा है। ये देख लीजिए इस पर तारकोल या रबड़ जैसा कुछ लगा दिया गया है, ये देख लीजिए सब जुगाड़ से। ये जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक है। अगर आकस्मिक इसमें कोई हादसा हो जाए या आग जनी हो जाए तो इसको प्लास्टिक को बहुत अच्छे से आग पकड़ेगी। और यहाँ पर जो कांच लगा होना चाहिए था आज ये प्लास्टिक लग रही है। कह सकते हैं कि अवध डिपो में प्राइवेट कंपनी ने भी ठेका ले रखा है और परिवहन निगम की गाड़ियां भी है, कह सकते हैं। तो ठेका तो लिया गया, उस कंपनी में ने भी लिया। देख लीजिए वो आपको प्लास्टिक दिखाया, उसके बाद हम एक बार फिर से ये भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जुगाड़ से काम चल रहा है। सारा राम भरोसे काम चलाया जा रहा है। प्लास्टिक के शीशे जहां पर कांच के शीशे होने चाहिए थे। इमरजेंसी गेट कहाँ है इसका हम आपको दिखा देते हैं, शायद इमरजेंसी का गेट भी हमको दिख जाए। बड़े बड़े दावे किए जाते थे 31 बिंदु की। अगर हम बात करें 31 बिंदु जो होते 13 बिंदु होते फिटनेस वाले, तो फिटनेस वाले सारे भैया ये गाड़ी क्या जा रही है, क्या ये जाने वाली है क्या? तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। हमारे ख्याल से रेडी खड़ी है, सामने खड़ी, तो जाहिर बात जा ही रही होगी। 13 बिंदु जो होते हैं फिटनेस को लेकर वो हम आपको इस बस के दिखा देते हैं। देखिए राम भरोसे ये जुगाड़ से काम चल रहा है। इधर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये प्लग अलग पड़ा है, ये मीटर देख लीजिए। इधर आइए, स्टीयरिंग दिखाइए भैया जरा। ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, वायर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग नहीं लग सकती क्या इन बसों में? यात्रियों की जान से ये खिलवाड़ नहीं है। ये देख लीजिए कांच टूटा हुआ, ये देख लीजिए। अब इसके बाद अंदर का दिखाने की कोशिश करेंगे हम। खोल लेंगे भैया, तो अंदर की हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। तो हालांकि गाड़ी अभी खाली है और चूंकि अभी ये मार्ग पर जाएगी, तो तमाम बहुत चीजें हैं स्टीयरिंग के नाम पर, और सब जितना भी गेयर बक्सा सब जुगाड़ से काम चल रहा है। तो इसी के साथ अब दूसरी वाली गाड़ी भी जानी चाहिए। अब ये नई वाली बस है, ये भी बसें जाएंगी। अब कह सकते हैं कि इतना बड़ा आखिर कैसे खिलवाड़ किया जाए, यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा। अभी आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ऐसी अवध डिपो की जरूरत कई गाड़ियां हैं जहां पर कांच की जगह पर प्लास्टिक यूज की जा रही है। क्या कांच नहीं है क्या शीशे अलग से नहीं आते या? यात्रियों की जान से इतना बड़ा खिलवाड़। टिकट में कोई कंसेशन नहीं, कोई छूट नहीं। अगर ये कोई अप्रिय घटना अगर अचानक से हो जाती है तो क्या यहाँ के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जवाब देंगे या परिवहन निगम मुख्यालय? तो बगल में ये डीजल कक्ष है और ये है व्यवस्था कक्ष, यानी ये ड्यूटी रूम कहा जाता है, जहाँ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ जिस चालक ने कहा था कि गाड़ियां चू रही हैं, टपक रही हैं, और संबंधित अधिकारियों ने कह दिया कि गाड़ियां टपक नहीं रही हैं। और जबकि आपको हम पीछे दिखा ही चुके हैं कि लोग कह रहे हैं टपक रहे हैं, मिस्त्री कह रहा है टपक रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बरसात का मौसम भैया आ गया, ड्यूटी रूम में है। ड्यूटी रूम में अगर कोई चालक अपनी मर्जी से वीडियोग्राफी भी कर ले तो भैया बहुत बड़ा जुर्माना है। शायद पूछना पड़ेगा कि वीडियोग्राफी करने के लिए ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा या कौन सी कोई लगता है संवैधानिक अधिकार लेना पड़ेगा कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। भाई अपनी समस्याओं को उठाना कहाँ की बेवकूफ़ी हम कह सकते हैं या कौन सा शोषण है। तो यहाँ पर कई लोग हैं, शायद इन लोगों से जान लेते हैं। अवध डिपो के भैया कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? हमारा प्रचालक भैया अवध डिपो है, नाम जितेंद्र वर्मा है। अच्छा कौन डिपो में है? अवध डिपो। अच्छा अवध डिपो में, यहाँ कैसे बैठे हैं? ड्यूटी के लिए बैठे हैं। कब से बैठे हैं? सुबह से 8 बजे से। सुबह 7 बजे से। समय क्या हो रहा है भैया, आप समय देख लेते हैं सबसे पहले। 3 बजे समय का करीब भैया बता रहे हैं कि 7 बजे बैठे हैं, 3:05। यानी आप देख लीजिए इन तस्वीरों में समय से कोई खिलवाड़ नहीं, 3:05। तो सबसे पहले तो बैठे, क्या बताया गया? कुछ नहीं, गाड़ी है नहीं, इनके पास गाड़ी है नहीं तो कहाँ से ड्यूटी भेजा जाएगा। अच्छा पीछे। और भैया क्या नाम है आपका? जी भाई साहब मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। प्रभाकर जी कब से बैठे हैं? नहीं एक्चुअली मेरा DDR था। अच्छा मैं यहाँ पे रेस्ट पर है।
अच्छा, तो मान लीजिए जब आप ड्यूटी पर होते तो कब लगभग कितने समय तक बैठना पड़ता है? नहीं, फिलहाल तो मुझे गाड़ी अलाट है, लेकिन हम देखते हैं जो आते हैं हमारे कर्मचारी, वो सुबह आते हैं, बैठे रहते हैं। भैया तो 3 बज गया, सुबह 7 बजे वो 3 बज गया, उनको गाड़ी नहीं मिली। कर्मचारी सुबह आता है, घर से आता है, 150 रुपए लेके आता है या खर्च कर देता है बैठे बैठे, उसको गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी मिलती भी है तो चालक परिचालक जाता है, गाड़ी में काम करवाता है, अपनी जेब का 150 रुपए जो भी होता है खर्च कर देता है, उसका टाइम निकल जाता है, फिर बेचारा घर चला जाता है। कम से कम हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम जो कर्मचारी टाइम से आता है, यहाँ बैठता है, उसका एंट्री करवाया जाए या फिर वो फिंगरप्रिंट की व्यवस्था करवाई जाए। कम से कम वो आता है तो उसका इन होना चाहिए कि वो इतने बजे डिपो में इन कर गया, उसके बाद वो 4 घंटे बैठा तो जो P/स्पेयर की रूलिंग है वो लागू की जाए। कम से कम कुछ नहीं मिल रहा तो उसको प्रेजेंट तो मिलनी चाहिए ना। कम आया है भाई, सुबह बैठा, अपनी गाड़ी में काम कराया, टाइम निकल गया, वो तो चला गया। अब वो दूसरी बात है, जो कार्यशाला है हमारा, वो शायद हमें लगता है आप गए थे, अभी भ्रमण करके आए, पूरा देख दाख के आए हैं, तो आप देख ही लिए क्या कहानी है। मुझे लगता है 35-40 बस तो खड़ी ही होगी मिनिमम। हर बस में किसी में पार्ट्स नहीं है, किसी की छत टपक रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने आप अगर जानकारी लेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मान लो कोई गोरखपुर बस जा रही है, ठीक है, और वो बस कैंसिल हो गई, उसको हरदोई भेज दिया गया। अब हरदोई भेजने के बाद जो उसका पूरा पेमेंट होता है, वो पूरा पेमेंट इनको कर दिया जाता है, लेकिन हमारा जो चालक परिचालक यात्री अभाव में बस अड्डे जाता है, बस अड्डे से वापस आता है, उसको 1 रुपए का कहीं से कोई लाभ नहीं मिलता। वो घर से पैसे लेके आता है, खर्च करता है, गाड़ी घुमा के डिपो में खड़ी करता है, चला जाता है, फिर जो गाड़ी दूसरे मार्ग पे भेज दी जाती कम किलोमीटर पर, लेकिन इनको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। कार्यशाला में आप देखेंगे इनकी नियमावली, तो उसमें मोस्टली दिया गया है कि 80 बसों पर ये 52 कर्मचारी रखेंगे। आप जाके देख लीजिएगा, 52 क्या, हमें लगता 12 नहीं होंगे काम करने वाले। टोटल बसें खराब हैं, शोषण उत्पीड़न चरम सीमा पर है। दूसरी बात है, यहाँ पर ड्यूटी मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रजिस्टर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारी आए, अपने आने के समय अपना टाइम लिख दे कि हम इतने बजे आए हैं, ठीक है, मैं इतने घंटे बैठा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई सारे लोग और भी लोग बैठे, उनसे अपना जो भी है बात करिए। देखिए सारे और भी हमारे साथ यहाँ पर है महिला परिचालक लड़की है, इनका नाम सबसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सिंपल सिंह। क्या नाम है? सिंपल सिंह। सिंपल, किस डिपो में तैनात है? इसी डिपो में, अवध डिपो। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो बहरहाल कहूँ नहीं जा रहे हैं, सुबह से 8 बजे तक बैठे हैं। 8 बजे रोड बैठती हो? कौन सा रोड चलती है? हम इलाहाबाद चलते थे, इसलिए ऑनलाइन सवारी छूटने के कारण फिर इसके बाद में हटा दिया गया। हरदोई और बहराइच चलते थे। सुबह कितने बजे से बैठी? 8 बजे से। क्या बताया गया था 8 बजे तक? ड्यूटी मिलेगी, अभी तक नहीं मिली, पानी टपक रहा है बस से। अच्छा, मतलब बस की छत टपक रही, पानी? हाँ, इसलिए नहीं, बस खराब है। क्या बताया गया, बस सही हो जाएगी तब, या दूसरी कोई बस दी गई? नहीं, बाद में वहाँ पहुँच गए थे, फिर वहाँ से आए हैं तो बताया गया कि लखीमपुर चले जाना। मतलब तो टाइम खत्म हो चुका है। डिपो में बसें रोज सही सलामत चली जाती है या आए दिन का या रोजमर्रा का? नहीं, कल गए थे हरदोई तो कल भी खराब हो गई थी। अच्छा, उससे पहले? संडीला में। उससे पहले? उससे पहले तो ठीक था। उससे पहले ठीक था। मतलब रास्ते में मतलब बसें आपकी धोखा दे जाती है? हाँ कल संडीला में ऐसे ही हुआ। अच्छा, क्या डिफेक्ट आया था कल? कल वही आइडिया लगा होगा ड्राइवर को मालूम, मुझे नहीं। तो इसी के साथ में यहाँ पर और भी लोग। भैया आपका क्या नाम है? राम मिलन। क्या है, चालक है परिचालक? चालक। हाँ, चालक कब से डिपो में है? इसी डिपो में। अच्छा, ये बताइए हमको क्या समस्याएं आती हैं? आप सुबह कितने बजे आए थे? सुबह हम आ गए थे 10:30 आ गए थे। आज हम आ नहीं पाए बारिश की वजह से, बाकी जो है 2-3 दिन से आ रहे हैं तो गाड़ी खराब मिल रही है। कितने दिन से? 3 दिन से? 2-3 दिन से। कल तो मैं परसों तो मैं गया था, तो कल आया हूँ। अच्छा। दूसरे रूट पे गया हूँ, बाकी हमको देवरिया। आप जिस रोड पे चलते हैं प्रॉपर उस रोड की आपको बस नहीं मिल पाती? बस जो है गाड़ी खराब रहती है ना, इस वजह से नहीं मिल पाती। आज हमारा कारण है कि जो है हम टाइम से नहीं आए, इस वजह से भेज। बाकी हम कम से कम 3-4-5 दिन से हमारा बराबर लगातार घूम जा रहे हैं सुबह से। अच्छा, मतलब ऐसे कितने लोग आते होंगे दिन में जिनको गाड़ी नहीं मिल पाती है? कम से कम जो है 10-12 लोग 15 लोग तो आते हैं, इससे वापस हो जाते हैं। तो कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा सिधौली से आना हुआ। सिधौली सीतापुर के पास जो है? हाँ, काफी दूर से आते हैं आप तो जैसा कि आपने देखा कि काफी आरोप लगाए जाते हैं ड्यूटी रूम में, और ड्यूटी रूम से जब कोई भी चालक और परिचालक अपनी समस्या को उठाता है तो काफी हताश होता है मन। इसी के साथ में और भी एक चालक भाई शायद है, इनसे भी इनका नाम जान लेते हैं। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मीसम रेड्डी है। मैं रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन में क्षेत्रीय संयोजक के पद पे हूँ। अच्छा,
सबसे पहले हम बात करेंगे, आप किसी यूनियन के होंगे, एक डजन मैटर, बट आप एक चालक हैं, किस डिपो के? अवध में। अच्छा, अवध डिपो के हैं। ये बताइए कि सारे लोग जैसे कि ड्यूटी रूम है और ड्यूटी रूम का आपका कल परसों के एक वीडियो में एक चालक ने अपना दर्द बयान कर दिया, तो उस पर कार्रवाई की धमकी, संविदा समाप्ति की धमकी, क्या चल रहा है ये सब? भाई दमनकारी रवैया तो है। अभी दमनकारी रवैया किसका है? CRM साहब का। कैसे कह सकते हैं भाई आप ये बताइए, इतनी गाड़ियां ब्रेकडाउन हो रही हैं, एक ऐसी डिफेक्ट ग्रुप है हमारे यहाँ बना हुआ, वो उस ग्रुप में प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे पे, प्रत्येक मिनट पे, हमको लगता है कि लगभग 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से ऊपर हो गया, और मतलब उसमें निरंतर सारे ब्रेकडाउन की रिपोर्टें आती हैं। आप उसकी स्क्रीनशॉट निकलवा के सारे पेपर निकाल लीजिएगा, एक शब्द भी उन्होंने अगर कहीं आउटसोर्स कंपनी को कुछ कहा हो, बस कभी अच्छा, एक कहना होता है, एक कार्रवाई करना होता है, और एक होता है कि हाँ भाई ठीक है। तो ये चला। आज निगम में सबसे पहले तो यात्री परेशान हो रहा है, बसों में चल रहा है, एक तो उसका जो अटूट विश्वास है परिवहन निगम के प्रति वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अरे अवध डिपो गाड़ी जा रही है, अरे तो यार ब्रेकडाउन हो जाएगी, अरे छोड़ो, स्थिति है, स्थिति हम दिखाएंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। अगर कोई खड़ा होके अपनी बात को रखना चाहेगा तो उसको चिट्ठी पकड़ा दी जाएगी, कागज पकड़ा दिया जाएगा, तो ये दमनकारी रवैया नहीं हुआ। आप अगर उसको बुलाते उस कर्मचारी को और उससे पूछते कि तुमने ऐसी बात क्यों कही, तब तो ये दमनकारी रवैया ना होता, ये आपका होता बड़प्पन। आप ARM थे, आप अधिकारी थे, उसकी समस्या सुनते, मगर आपने समस्या नहीं सुनी, आपने उसको चिट्ठी पकड़ाई और आपने कहा इस मैटर पे आप मुझे जवाब दीजिए। तो एक स्पष्टीकरण मांगना, एक दर्द सुनना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, तो इसको दमनकारी रवैया कहेंगे। भैया 7 बजे से बैठे हैं, लड़की बता रहे थे कि कल संडे में गाड़ी खराब हो गई, आज सुबह 8 बजे से। अच्छा ये बताइए, ये तो सब कर्मचारी है, सामने है, सारा स्टेटमेंट आपके सामने है, जो गाड़ी खड़ी है वर्कशॉप में, जो क्लॉज बनाए गए हैं इनके बॉन्ड के, जो बना है MOU, उस पे साइन करके क्या 100% पालन कराया जा रहा है? उस MOU का जो कंपनी के साथ साइन किया है परिवहन निगम है, स्क्रैप SDL मोटर। तो हम SDL मोटर की बात करें, चाहे आप बाकी अन्य डिपोज की बात कर लीजिए। आज हमारे श्री पंडित राम जी त्रिपाठी जी अध्यक्ष जी, हमारे श्री जसवंत सिंह जी, हमारा प्रतिनिधि मंडल बोल रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, और हम आगे भी करते रहेंगे। और अगर दमनकारी रवैया ARM साहब कहते हैं तो हम उनका बिल्कुल स्वागत है, हम हर तरीके से उनको जवाब देंगे, बताएंगे अपनी बात को। नहीं सुनना चाहते हैं कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि एक महिला, अच्छा ये सबसे अहम सवाल ये है मिशन जी, कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, वो लखनऊ ही क्षेत्र नहीं, रेस्ट रूम बने हैं, आज रेस्ट रूम पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, कोई मरम्मत का कार्य नहीं। अगर कहीं रेस्ट रूम है तो कहीं 4 बेड, कहीं 6 बेड हैं। लेकिन इसके साथ ही जब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महिलाओं की भर्ती कर रहा, तो क्या महिलाओं के लिए कोई रेस्ट रूम तैयार किए गए? महिलाओं के लिए जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार गाड़ियां चली थी पहले, उसमें एक रेंटेबल वो आया था कि रेंट पे कमरा दिया जाएगा, जो महिलाएं जाती थी उनको रेंट पे करेगा रोडवेज। उसके बाद क्या कोई ऐसी समस्या आई कि रेंट नहीं पे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हरिद्वार की गाड़ियां भी बंद हो गई यहाँ से। हरिद्वार तो अलग हो गया, उत्तर प्रदेश। बस बात ये है कि महिलाओं के लिए एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दूसरी चीज कि वो अगर नाइट, पहली बात तो उनको नाइट स्टे की गाड़ियां बहुत कम देनी चाहिए, जो डेली गाड़ियां चल रही हैं उनको उन्हीं पे चलाना चाहिए, और प्रयासरत भी रहता है ड्यूटी रूम। हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना ठीक नहीं है। ड्यूटी रूम भी है, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो प्रयासरत रहते हैं कि महिलाओं को दिन की ही सेवा दी जाए, जो अपने घर तक पहुंच जाए। उसके बावजूद भी बहुत ऐसे बस अड्डे हैं जहाँ गाड़ियाँ स्टे करती हैं, बहुत ऐसे वर्कशॉप हैं जहाँ गाड़ियाँ स्टे करती हैं। ड्राइवर कंडक्टर के लिए सबसे बड़ी जब बात आती है तो ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी है नींद, उसको सोना और उसको रेस्ट। अगर उसको प्रॉपर 4 घंटे का भी रेस्ट मिल रहा है तो एक्सीडेंट के 90% चांसेस कम हो जाते हैं। और ये बार बार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। आपके डिपो में ऐसा होता है कि हम फिर से उसी सवाल पर आएंगे, क्योंकि सवाल आपने अधूरा छोड़ दिया अभी उसी जवाब में। तो क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए या व्यवस्था है कहीं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बताया सबसे अहम मुद्दा आपका था। दूसरी बात रेस्ट रूम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या है या नहीं है? नहीं, रेस्ट रूम है हमारे यहाँ अभी सामने। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम कोई नहीं, स्पष्ट जवाब। बिल्कुल स्पष्ट है, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम नहीं है, उसमें कंबाइंड थोड़ी ना हो। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसा भी किया जा रहा है कि जो गाड़ी आती है उसको जस्ट तुरंत फिर मार्ग पर भेज दिया जाए, क्योंकि अंतराल थोड़ा सा देना चाहिए अंतराल को अगर रेस्ट नहीं मिले। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी इंसान है उसको रात सोने के लिए बनी है और दिन जगने के लिए बना। लोहा है, गाड़ी है, अगर आइसर की गाड़ी आई है
और वो 600 को 300 किलोमीटर चल के आ रही है, तो उसको लगभग 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे का रेस्ट चाहिए। उसके बाद वो गाड़ी स्टे करेगी, फिर वो सुबह जाएगी तो उसको भी आराम मिलेगा, उसका कार्य भी हो पाएगा, उसमें कुछ हो भी पाएगा। तो मगर अब ऐसा आदेश कर दिया गया कि नहीं, वो गाड़ी तुरंत तत्काल प्रभाव से जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी पे बर्डन आएगा। जब कहा गया कि गाड़ी पे बर्डन आएगा तो मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कौन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं यारम साहब, हमारे क्या नाम है यारम साहब का? शुभ नाम? श्री सत्यनारायण चौधरी साहब। अच्छा। हाँ, हमने कल बनारस की गाड़ी थी, चलती थी, 2 क्रू में चलती थी। आइसर कंपनी ने कहा कि इतने उसमें गाड़ी नहीं चलाइए आप, क्योंकि हम जो है इस गाड़ी का अगर इंजन चला जाएगा तो टेक्निकल पॉइंट से हमारे लिए प्रॉब्लम। कंपनी वालों ने कहा, मगर अब कंपनी तो चली गई। अब वो गाड़ियां कल परसों में उन्होंने आदेश कर दिया। हमने इस बात को कहा मगर उन्होंने सुनने से इग्नोर कर दिया। कंपनी ने जो कहा आप वैसे ही पालन कर रहे हैं? हाँ, पालन कर रहे हैं माना अधिकारी। हाँ। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, समस्याएं हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, कंडक्टर ड्राइवर नहीं आ रहा है, चिट्ठियां पकड़ा दी जा रही हैं। ये सब बातें बार बार करके केवल मनोबल कराना, गिराना। अच्छा, एक बात बता दीजिए, क्या अधिकारी को पनिशमेंट देने का अधिकार है? वेरी गुड कहने का अधिकार नहीं है क्या? वेरी गुड भी तो बुला के कहा जा सकता है कि तुम अप्रिशिएट करो। कितनी इनकम आई है पीछे, किसको बुला के कहा गया कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो? क्या है, सिवाय मतलब एक तरफ से डंडा चलाना, ये उचित नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेसन जी। जैसा कि आपने देखा कि लगातार कहना है कि जो कंपनी के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, गाड़ियां उसी तरीके से चलनी चाहिए। इस आधार पर अगर संचालन गाड़ियों का नहीं होगा तो कोई बड़ी समस्या भी आ सकती है, बीच रास्ते में गाड़ियां खराब भी हो सकती है, जिसका महज जिम्मेदार कंपनी नहीं, संबंधित अधिकारी भी है। क्योंकि जबरदस्ती संचालन कराना चालक और परिचालक से ये कहीं न कहीं तक ज्यादती की श्रेणी में आता है। तो बारिश का मौसम है, हम आपको रेस्ट रूम की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सबसे पहले ये रेस्ट रूम के बाहर कितनी साफ सफाई है। भैया संभल के आइएगा, कैमरा पर्सन जी संभल के। सबसे पहले ये साफ सफाई देख लीजिए, अवध डिपो एकदम चमचमा रहा है। ये चमचमाती हुई साफ सफाई, यानी कह सकते हैं कि बारिश का मौसम, इतनी गंदगी, यहाँ पर इतने मच्छर और इतना मौसम खराब होने के बाद ये हालत है। तो ये हमारा रेस्ट रूम है अवध डिपो का। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते भैया कोई लाइट वाइट है? नहीं है, चल गई। तो ये रेस्ट रूम है, ये रेस्ट रूम की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। कोई एसी नहीं लगा है, महज 2 पंखे, और ये चालक और परिचालक दूर दराज से चलकर आए, सो रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि वातानुकूलित हो तो इनको ज़्यादा अच्छी सी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो इसके साथ भैया बल्ब जलते हैं नहीं? तो ये दूसरा रेस्ट रूम अवर डिपो का है। थोड़ा सा नीचे देख लेंगे तो ऐसा लगता है कि महीनों से सफाई नहीं हुई, और पंखे लगे हैं तो जस्ट अगर थोड़ा सा अगर कोई ऊपर उठ जाए तो पंखे उसके जान का खतरा भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले साफ सफाई दिखा दीजिए। ये चमचमाती हुई तस्वीरें हम आपको इधर दिखाएंगे, देख लीजिए क्या हालात है। ये कब से साफ सफाई, कब से झाड़ू नहीं लगी होगी। बरसात के मौसम में इतने मच्छर, और लोग बीमार पड़े या काट ले तो डेंगू हो जाए, डेंगू के बाद जान भी जा सकती है। ये चालक परिचालक, कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर आते हैं इसलिए विश्राम का क्या कहते हैं भैया? झाड़ू वाले कोई नहीं है। कब से झाड़ू नहीं लगे भैया? आप लोग खुद ही देख रहे हैं। हाँ। नहीं, हमको तो देखो देम तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आप बताइए आपका इस पर क्या कहना है? भैया वही बात तो हम भी कह रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, अपने आप बता दो। हम झूठ बोलेंगे जी? किस डिपो में है सर? अब यही है अवध डिपो में जी। दशा देख लीजिए, ये रहते हैं। क्या नाम है भैया? भैया आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? केसर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर झाड़ू कब लगी थी? हम ही लगाते रहते, कभी कभी आ जाता है 4-6 दिन पहले। अच्छा, 4-6 दिन पहले। लेकिन ये दाग वाग ऐसा लग रहा है कि धुला धुलाया नहीं है? धुला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी नहीं धुला, धुला तो कभी नहीं। अच्छा, तो फिर मच्छर अच्छा लगता है रात में? मच्छर तो लगते ही है, मच्छर तो लगे ही, मच्छर तो लगते हैं। तो नींद पूरी होती है कि नहीं? और होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं। जगह जगह आते हैं तो सो जाते हैं ओढ़ आड़ के चादर। अच्छा,
तो और भी भैया भैया कहाँ से हैं आप? भैया हम अवर डिपो से हैं। अच्छा अवर डिपो से, भैया भी अवर डिपो से है। थोड़ा सा दिखाइए भैया को। जी अवर डिपो भैया इधर से थोड़ा सा इधर आ जाइए नजदीक। अब बताइए। अवर डिपो में परिचालक पद पर कार्यरत हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ जिला से हूँ। तो ये साफ सफाई नहीं, मच्छर इतना बता रहे। साफ सफाई खुद करना पड़ता, जब खाली रहते हैं तो नहीं तो हफ्ते 10 दिन बीत जाता है, ऐसे झाड़ू नहीं लगा रहता, गंदगी यहाँ बहुत है। नहीं है अपने साथ। कई बार आए थे या आर्यम साहब एक बार इसका निरीक्षण किए थे, वो दिए थे, फिर उसके बाद बता कर गए तो फिर उसके बाद कुछ आने वाला कोई ना आता बराबर झाड़ू लगाने, गंदगी ऐसी बनी रहती है। अच्छा यहाँ के जो यार हैं आप उनसे नहीं रहते ना? बोले थे तो कभी कभी आकर जो झाड़ू लगाने वाला कोई प्रॉपर है नहीं यहाँ पर, कोई आ गया कभी। भैया का कहना है कि कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ सब राम भरोसे चल रहा है अवर डिपो। ठीक है भैया, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आराम करो। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये देख लीजिए सारे जितने भी वायर हैं सब खुले हैं, नीचे कूड़ा कचरा भरा हुआ है। ऊपर भी दिखा देते हैं कि ऊपर की क्या व्यवस्थाएं हैं, कि हालांकि ये बहुत ही अहम चीजें हैं, क्योंकि साफ सफाई नहीं होगी और सही तरीके से रेस्ट नहीं होगा तो इस पर भारत 19 एक्सप्रेस की एक सबसे बड़ी पड़ताल में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को मॉडल बनाने का, एक यूनिक साफ सफाई का एक मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बॉक्स ऐसे पड़े, इसी के साथ ये भी देख लीजिए। देखिए ये बिल्कुल कहना दोहराया नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि यहाँ पर साफ सफाई होती है, ये यहीं पर सब चल रहा है। ये है अवर डिपो, मुस्कुराइए आप अवर डिपो में हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एटीएम पटल है, ये संबंधित यहाँ पर जो बाबू होते हैं वो बैठे हैं। बाकी तस्वीरें आप देख ही लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक दिन में इतनी गंदगी तो नहीं हो सकती। यानी साफ सफाई होती है तो कब होती है? यहाँ पर बहन जी हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। बहन जी, यहाँ पर साफ सफाई कितने दिन पर हो जाती है? बीच बीच में ही हो पाती है। लगभग कितने दिन पर? कभी 2 दिन में, कभी। अच्छा, आज काफी गंदगी दिख रही है भैया, आप उससे बात करें। देखिए, हालांकि कह सकते हैं कि सबको नौकरी का डर रहता है, तो भाई साहब इनसे सफाई पर तो बोल ही सकते हैं कि सफाई कब हुई थी? सफाई कब हुई थी? ये हमारा कल रेस्ट था, बता। कल रेस्ट थे। अच्छा एक बार बताइए, अगर ये सफाई हुई होती तो मतलब आप लोग इतनी गंदगी में काम कर रहे हैं, रोडवेज सरकारी विभाग है आपका भाई। मैडम बता तो चुकी आप। मैडम तो बता ही नहीं, आप बताइए इस पर, आपको गंदगी में काम करना पसंद है या सही जगह पर, मतलब साफ सुथरा हो? साफ सुथरे में। साफ सुथरे में। अच्छा, जब साफ सुथरे में पसंद है तो ऐसी गंदगी में जब काम कर रहे हैं तो आपने सोचा नहीं कि अधिकारी को बताना चाहिए? बता चुके। हाँ। क्या बोले अधिकारी? कहते बुला रहे हैं। बुला देंगे, पूरा दिन हो गया बुला देंगे, भैया का सीधा कहना। हालांकि डरते डरते कह तो रहे हैं कि बुला देंगे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं, ड्यूटी एटीआईएम पटल हो चाहे संबंधित ड्यूटी रूम है, कि जर्जर हालात इतने खस्ता हो चुके हैं, ये कहलाने की जरूरत नहीं। देखिए, शॉर्टकट कूड़ा फेंकने की जगह। मुस्कुराइए, ये अवर डिपो है, जुगाड़ से काम चल रहा। बोतलें अगर कूड़ेदान में ना जाए तो इधर कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चालक, हर एक परिचालक की भी है, क्योंकि कूड़ा यहाँ बाहर से नहीं आता। ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ साफ सफाई करना हमारा दायित्व भी है। इस तरीके से बोतल रॉकेट की तरह उड़ाने से कुछ होने वाला नहीं। तो और भी कुछ चीज़ें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये अवर डिपो का मंदिर है। मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अवर डिपो का है मंदिर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है। मंदिर के पास क्या साफ सफाई है, यहाँ पर के हालात क्या हैं, ये महज हम कुछ तस्वीरों आपसे बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पत्ते भी हैं, लेकिन क्या पानी की व्यवस्थाएं ठीक हैं? यहाँ पर जितनी भी गंदगी हो रही है एक मंदिर के पास में, क्या ये साफ सफाई कराना कोई ज़रूरी नहीं होता? आखिर साफ सफाई किस प्राइवेट कंपनी को दिया गया या कोई ऐसा कोई ठेकेदार है जिसको दिया गया हो? ये आप देख लीजिए, ये पानी की व्यवस्था सिर्फ एक चल रही है, चल तो रही होगी फिलहाल। ये देख लीजिए, पूरा घुमा देते तो इतना पानी आ रहा है। ये स्पीड आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। ये अवर डिपो का हाल है, जहाँ के अधिकारी बड़े बड़े दावे पेश करते हैं और मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं कि मीडिया झूठ बोलती है। लेकिन सवाल हमारा सिर्फ इतना है कि भारत 19 एक्सप्रेस की इस पड़ताल में क्या ये तस्वीरें जो हम आपको इस कैमरे में कैद करके दिखा रहे हैं रियलिटी चेक में, क्या ये झूठी है? जो चालक परिचालक संविदा के हैं या जो लोग ऐसे जो यहाँ पर रात दिन मच्छरों में गुजारते हैं, सही सुकून से आराम नहीं कर पाते हैं, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ऐसे अधिकारी, इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? इन अधिकारियों पर कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? आखिर
कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कोई ठेका साफ सफाई का हो तो क्या उस पर सवाल जवाब नहीं होने चाहिए कि परिवहन निगम के आला अधिकारियों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक ऐसे लापरवाह अधिकारी और प्राइवेट ठेकेदारों के भरोसे ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश जो निगम है परिवहन उसका नाम ऐसे ही लगातार धूमिल होता रहेगा? तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि शौचालय है, ये शौचालय अब डिपो का बना हुआ है। बाकायदा बाहर अच्छे से टाइल्स लगाए गए थे कि जो पुरुष और महिलाएं हैं प्रसाधन के लिए उनकी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं रखी जाएगी। जैसा कि सवाल लगातार सफाई का चल रहा है, तो आप इन तस्वीरों में सबसे पहले हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे प्लीज दिखाएं। पहली बात तो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, बोर्डिंग लगाई गई थी, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है क्योंकि रात में कोई आए, कोई फिसल के गिर जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दूसरी बात है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार पानी चल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। ये आखिर किसकी जिम्मेदारी? तीसरी बात ये है कि ये शौचालय बना हुआ है। शौचालय के गेट हम आपको दिखा देते हैं कि क्योंकि अगर कोई, ये इंडियन टॉयलेट है, आप देख लीजिए, अगर बैठ के कोई टॉयलेट करेगा तो कह सकते हैं कि बैठेगा तो नीचे से सब दिखेगा, तो बैठेगा ही क्यों? क्या ऐसा भी हो रहा है? नीचे के गेट बिल्कुल टूटे हुए, आधे नीचे के गेट ही गायब है, तो किसी को फ्रेश होना होगा तो वो कैसे होगा? ये भी गेट देख लीजिए। तो ये हालत अगर कैसी है, हालांकि ये पुरुषों का है, यहाँ पर पुरुष लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपका ही रिस्क है। अवर डिपो में अगर आप टॉयलेट करने आते हैं या आपको फ्रेश होना है तो आपकी रिस्क है कि आपकी पारदर्शिता वायरल ना हो जाए। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय है और कार्यालय पर हमारे पीछे इन तस्वीरों में जो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है। तो अगर हम सबसे पहले कहें कि पूरा कोशिश तो किया गया, लेकिन कैमरे से फेस करना, कैमरे को फेस करना बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि अवध डिपो में समस्याएं इतनी हैं कि कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो अधिकारियों ने सीधे अपने हाथ खड़े कर लिए और जवाब देने से मना कर दिया। हेलो, तो इसी के साथ में चालक भैया, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, सबसे पहले उम्र क्या है आपकी? 51 साल। 51 साल के हो गए। किस मार्ग पर चलते हैं? वाराणसी आलमबाग से। अच्छा, आलमबाग से बनारस जाते हैं। अच्छा, गाड़ी किस कंडीशन की है आपकी? गाड़ी गुड कंडीशन की है। अच्छा, समय पर कोई प्रोत्साहन वगैरह करते हैं कि नहीं? करते हैं। कैसे कर पाते हैं? जैसे दिवाली हुआ किया, उसका पैसा नहीं मिला। दीपावली कब किया था आपने? वो नवंबर में थी दिवाली पिछले बार, तो वही किए थे। 4800 कुछ किलोमीटर थे, हमने किए। हमारे साथ में एक चालक और है, दो हाफिज खान, हमारा नाम विनोद कुमार। दोनों को प्रोत्साहन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो ARM साहब को लिखित में दिए तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। 14 वो देंगे सचिन जी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, कुछ अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इतने महीने हो चुके, त्योहार खत्म हुआ, आपको प्रोत्साहन नहीं मिला? होली का भी बढ़ गया, दिवाली का बढ़ गया, हमको नहीं दिया गया। अच्छा, तो किसको किसको दे चुके हो अपना लेने के लिए? ARM जी को दिया, दानिश जी को भी दिए थे एप्लीकेशन। अच्छा, दानिश जी क्या बोले? दानिश जी के दिला देंगे। दिला देंगे? हाँ। तो दानिश जी सबको दिला देते हैं क्या? अरे नहीं दिला, वो खाली कागज। दानिश कौन है? हमारे नेताजी हैं अभी। नेताजी हैं? अच्छा, और ARM साहब से आप मिले थे अपने? जी। क्या बोले? हमने कहा सर हमारा पैसा नहीं मिला, इसको दिलवा दीजिए, तो एप्लीकेशन कहीं लिख के दो। कितनी बार जा चुके उनके पास? 2 बार गए थे। अच्छा, कितने समय हो चुका जब गए थे? अरे 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। तो अभी तक काम नहीं हुआ? क्या बोला था ARM ने? ARM ने कहा देखेंगे आगे। देखेंगे? हाँ। तो आपने बताया नहीं कि संविदा की नौकरी ऐसे जो 4 पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल रहा? अब क्या बोले, बार बार जाने में बेइज्जती भी होती है। पैसा तो आपका है ना, मेहनत आपने की थी ना। मेहनत कर रहे हैं, नहीं दे तो कटोरा लेके खड़े हो जाए। तो आला अधिकारियों के पास चौखट पे जाते हैं, अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के पास जाते हैं, परिवहन निगम मुख्यालय बगल में है, रोज आते हैं, रोज जा रहे हैं, कोई छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन लिखी थी आपके पास, कोई कॉपी वॉपी है? एक रखी थी, अगर बैग में अगर पड़ी होगी तो मिल जाएगी। भी कॉपी अगर हो तो हमको दीजिएगा, अभी तुरंत ला के दे देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे रवैये पर जो एक बार एक अपने ही काम के लिए आपको 10 बार दौड़ना पड़ता है अधिकारियों के पास? वो तो दौड़ना ही पड़ेगा भैया, अगर नहीं और लगे रहो शायद मिल जाए, उम्मीद है, दुनिया कायम है। अच्छा, 2 लोग हैं जिनको प्रोत्साहन नहीं मिला? हाँ, 2 लोग हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ तबरेज आलम, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले